एस्पिरेंट्स। बचपन में वो जादू का खेल तो आप सबने देखा होगा कि कैसे एक जादूगर काला कोट पहनकर बड़ी सी काली टोपी पहनकर आता है और फिर एक मंत्र बोलता है इत्तू पित्तू झिम पतूता और उस टोपी में से निकलता है एक खरगोश। वैसे तो ये जादू और कुछ भी नहीं, बस हाथ की सफाई है, लेकिन इसको सीखने में लगती है सालों की मेहनत। तो जिस प्रकार जादू का खेल होता है वो 5 मिनट का ही होता है, लेकिन उसके पीछे छुपी होती है सालों तक लगातार की जाने वाली हर दिन घंटों की प्रैक्टिस। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी टॉप करने वाले एस्पिरेंट्स की जिंदगी में भी होता है सालों से फॉलो किया गया एक प्रोसेस जो उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर बना देता है। हमें उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप करना दिखाई दे जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सेकंड में टॉप कर लिया, मिड अटेम्प्ट्स में टॉप कर लिया, लेकिन यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम इग्नोर कर जाते हैं सालों के प्रोसेस को। जिसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करा है उसने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एक किसी प्रोसेस को फॉलो किया है जिससे कि उसका ब्रेन बिल्कुल प्रोसेस्ड हो चुका है यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम के सिलेबस को हैंडल करने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए और रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमें इसी प्रोसेस की इंपॉर्टेंस समझनी है, तो हम बहुत पेशेंस के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं यूपीएससी द माइंड गेम का तीसरा डॉट, पावर ऑफ प्रोसेस बाय बीइंग आईएएस, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि हमारे आसपास जो भी जैसा भी है वो वैसा क्यों है और वो कैसे बना। इस वीडियो से आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी टॉपर बन जाते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। कैसे कुछ लोग मिड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करते हैं, कैसे कुछ लोग लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल 2021 के रिजल्ट्स में हमारे सामने आता है, वो है मिस्टर हरकिरत सिंह रंधावा। और कुछ लोग लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते भी कुछ नंबर से यूपीएससी में चूक जाते हैं, जिसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है मिस्टर रजत सांब्याल, जो 11 नंबर से अपनी इस यूपीएससी जर्नी से चूक गए। इसी के साथ हमको ये समझ में आएगा कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन रेशियो एक तो इतना कम क्यों है और दूसरा हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें इतना टाइम क्यों लगता है। तो बेसिकली इस वीडियो से आपके जितने भी कंफ्यूजन है अटेम्प्ट्स को लेके, एज फैक्टर को लेके, अर्ली सक्सेस को लेके या लेट सक्सेस को लेके, वो सारे जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। हम लोग अटेम्प्ट्स की पूरी साइकोलॉजी समझ लेंगे, परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये डिस्कशन करने से पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड पावर ऑफ प्रोसेस आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो यहाँ फिर बात होगी कंसिस्टेंसी की, फिर बात होगी प्रैक्टिस की, फिर बात होगी टाइम की। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पेशेंस के साथ बने रहेंगे। अगर फिर भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई तो हम इसको 2 पार्ट्स में बना लेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का भी फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पावर ऑफ प्रोसेस। इसको हम डिस्कस करेंगे कम से कम 4 से 5 ग्राफ के माध्यम से, तो इसी में आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ प्रोसेस एंड यूपीएससी अटेम्प्ट्स एंड यूपीएससी टॉपर्स। ये इस वीडियो का मेन सार होगा, क्रक्स होगा। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके माइंड से सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन कब होगा, या किसी का सिलेक्शन इतनी जल्दी क्यों हो जाता है, या किसी का सिलेक्शन इतना लेट क्यों हो जाता है। ये जो शुरू के 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ तक आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होगी। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी बनेगी। तीसरा हमारा पॉइंट होएगा पावर ऑफ प्रोसेस एंड यूपीएससी डिमांड। 4th पॉइंट होगा पावर ऑफ प्रोसेस एंड योर करंट स्टेटस। हमारा लास्ट पॉइंट होगा पावर ऑफ प्रोसेस द फॉर्मूला टू अचीव इट, है ना। तो हम इसी फॉर्मेट के साथ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज पावर ऑफ प्रोसेस। तो एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि प्रोसेस क्या होता है, तो वो यही है कि लगातार लंबे समय तक किसी भी काम को तब तक करते रहना जब तक कि वो काम आपकी आदत ना बन जाए और जब तक कि आप उस काम में पारंगत ना हो जाए। लेकिन एक लाइन में समझा देने से यूपीएससी की डिमांड को हम केटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम समझेंगे इसको कुछ ग्राफ्स के माध्यम से। तो हमारा पहला ग्राफ है टाइम और मेमोरी के बीच का ग्राफ। इस ग्राफ से हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाते हैं हमारी मेमोरी फेड होने लगती है। इसीलिए कहते हैं एकेडमिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि रिवीजन इतना ज़रूरी क्यों होता है। लेकिन ये बात तो सही ही है कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं हम उन पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हैं जो हम लगातार नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के 10 दिन पहले आपने लंच में क्या खाया था, आपने डिनर में क्या खाया था, कौन से कलर के कपड़े पहने थे, मोबाइल में कौन सा वीडियो देखा था, किताब का कौन सा पेज पढ़ा था, इवन आपको टॉपिक भी याद नहीं होगा, तो यकीनन याद तो आपको नहीं होगा अगर मैं आपसे 10 दिन पहले का, 20 दिन पहले का और 1 महीने पहले का कुछ भी पूछ लूं, अगर वो स्पेसिफिक इवेंट ना हो, अगर वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बर्थडे ना हो। लेकिन याद नहीं रहने से ये बात बिल्कुल साबित नहीं होती कि पिछले 10 दिन से या 1 महीने से या 12 महीने से या 2 साल से आप जो भी कर रहे हैं उसका आपकी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। मेमोरी तो चलो फेड होती जाती है, लेकिन इफेक्ट बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के 10 दिन पहले आपने जिम जाना शुरू किया तो बेशक आप भूल जाएंगे कि सबसे पहले आपने डंबल कौन से हाथ में उठाया था, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, सबसे पहले आपने कौन सा टर्न लिया था जिम में जाके, या फिर अगर आप रेगुलर नहीं है तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि पहले आपने कौन सी एक्सरसाइज करी थी या बाद में कौन सी करी थी। चलो 10 दिन कम हो गए, 1 महीने बाद तो आप भूल जाओगे ना, 2 महीने बाद आप भूल जाओगे, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बेशक आपको याद ना रहे, लेकिन उसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी पर दिखने लगेगा अगर आप डेली उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो यही है हमारा ग्राफ नंबर 2, जो हमें बताता है कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाते हैं मेमोरी फेड होती जाती है, लेकिन रिजल्ट का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यही सेम ग्राफ हमने कंसिस्टेंसी में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ हमारे लिए कंसिस्टेंसी ही एंड रिजल्ट था। वहाँ हमें देखा था कि कंसिस्टेंसी को कैसे अचीव करें, तो वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए भी ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ जाता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की, कि हम जो भी एक्शन लेते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो कैसे आता है, तो वो भी सेम उसी तरीके से आता है जैसे कि कंसिस्टेंसी वाले ग्राफ में हमने देखा था। शुरू में कोई रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे करके उस ग्राफ की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद हमें रैपिड रिजल्ट्स दिखाई देने लगते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ नंबर 3। हमने ये तो समझ लिया कि समय के साथ लगातार काम करने से रिजल्ट्स आते ही हैं, लेकिन रिजल्ट्स तो पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। आप फेल भी होते हो और आप पास भी होते हो, तो ये क्यों होता है और ये कैसे होता है, ये हम समझेंगे हमारे ग्राफ नंबर 3 से और ग्राफ नंबर 4 से। ठीक है, ग्राफ नंबर 3 हमें समझाएगा पॉजिटिव रिजल्ट्स के नेचर, स्पीड और ग्रोथ के बारे में, क्योंकि हमारा रिजल्ट निर्भर करता है हमारी हैबिट्स और हमारे एक्शंस पर। तो अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए तो हमारे हैबिट्स और एक्शंस भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। लेकिन ये ग्राफ हमें सिखा रहा है कि जो अच्छी हैबिट्स होती हैं या जो अच्छी पॉजिटिव एक्शंस होती हैं उनके इंस्टेंट रिजल्ट नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जब हम कोई अच्छी आदत डालते हैं तो शुरू में हमें वो काम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, हमें नेगेटिव फीलिंग आती है, हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज नहीं होता, और क्योंकि उस काम को हम लगातार अभी कर भी नहीं रहे हैं तो हम एक फ्लो स्टेट में भी नहीं आ पाते। तो शुरू के अंदर जो ग्राफ होता है रिजल्ट्स का वो नेगेटिव साइड से शुरू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और वो इसीलिए है क्योंकि हम नेगेटिव फील करते हैं, हम बोर हो जाते हैं और हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता। जैसे कि हमने कंसिस्टेंसी वाले ग्राफ में जब रिजल्ट का कर्व देखा था तो वो शुरू हो रहा था जोन ऑफ नो इफेक्ट से, वहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी के भी कोई फायदे नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा ही होता है हर एक पॉजिटिव एक्शंस में, हमें शुरू में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते, इसीलिए ये ग्राफ शुरू हो रहा है नेगेटिव रिजल्ट्स तक। अब ये ग्राफ पहुंच रहा है पॉइंट P पर, जहां पर ना तो हमें पॉजिटिव फील होता है और ना ही नेगेटिव फील होता है। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो यार जस्ट लाइक डूइंग इट, हम इसको कर लेते हैं। जब हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो P पॉइंट के बाद हमें हमारे गुड हैबिट्स के, पॉजिटिव एक्शंस के पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं टाइम के साथ। तो ग्राफ नंबर 3 में जो अल्टीमेट रिजल्ट्स निकलता है गुड हैबिट्स का वो होता है पॉजिटिव रिजल्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम स्टार्ट किया, 10 दिन किया, 20 दिन किया, 30 दिन किया, 30 दिन के बाद आप बोर होने लगे, जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट बॉडी पर नहीं दिख रहा। लेकिन
जाने में थकान हो रही है, जाने में बोरिंग लग रहा है, तो वो होते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स। वही ये ग्राफ हमें शो कर रहा है। तो पी पॉइंट तक हमें यही लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमें वहाँ रुकना नहीं है, हमें पी पॉइंट तक आगे चलते जाना है। तो ग्राफ नंबर 3 में अगर आप गुड हैबिट्स और पॉजिटिव एक्शंस का एक अफर्मेशन लेते हो तो उसका जो टाइम के साथ अल्टीमेट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अब हम देखते हैं ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4 है बैड हैबिट्स का टाइम एंड रिजल्ट के साथ रिलेशन। इसमें ये होता है कि शुरू में हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सब अच्छा शो होता है, लेकिन इस ग्राफ का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो होता है नेगेटिव। मतलब कि शुरू में आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ एकदम सेट है, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आप अपनी लाइफ को देखोगे तो आपको मिलेंगे टोटल में नेगेटिव रिजल्ट्स। तो समझते हैं इस ग्राफ को। इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि बैड हैबिट्स में रिजल्ट की तरफ पॉजिटिव कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख रहे हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट आ गया ना पॉजिटिव, आपको इंटरटेनमेंट मिल गया, तो वो रिजल्ट आपको दिख रहा है पॉजिटिव, क्योंकि नुकसान तो इसमें डायरेक्ट दिख नहीं रहा ना, वो तो टाइम के बाद दिखेगा, इसलिए हमें अच्छा फील होता है और हमें लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल, बाहर खाना खाने की आदत। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन बाहर का खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो इंस्टेंट रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? इंस्टेंट रिजल्ट तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका क्या होगा? आप वेट गेन कर लेंगे, आप में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हो सकता है आपको अलग अलग तरीके की कोई डिसीजेज भी हो जाए। तो एंड रिजल्ट हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो हमें अच्छा फील हो रहा है उसी को हम फाइनल आउटपुट मान रहे हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। चलो तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप पढ़ाई छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट क्या लगा? चलो भाई अच्छा फील हुआ, हम लोगों ने एंजॉय करा, लेकिन एंड रिजल्ट उसका क्या होगा? इस साल तो आप फेल हो ही जाएंगे, लेकिन वो जो फेलियर होगी उसका जो डिप्रेशन आपको आएगा उससे आपके आगे के जो ईयर्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे। तो इतने लॉन्ग रन में आपको बैड हैबिट्स का रिजल्ट नेगेटिव दिखाई देगा। इसीलिए ये जो ग्राफ है बैड हैबिट्स का, ये शुरू में तो पॉजिटिव साइड से शुरू हो रहा है, लेकिन पी पॉइंट पर आने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल रहा है इसका, वो निकल रहा है टोटल नेगेटिव। तो एंड रिजल्ट जो निकल रहा है बैड हैबिट्स का, वो निकल रहा है नेगेटिव रिजल्ट्स। इसीलिए कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो ग्राफ 1 प्लस ग्राफ 2 को अगर हम जोड़ के देखें तो हमें एक पॉइंट T मिल रहा है जहां पर मेमोरी फेड हो रही है और वहीं से रिजल्ट का कर्व ग्रो करना शुरू होता है। तो ये दोनों ग्राफ हमें मिलकर बताते हैं कि रिजल्ट कब आता है। ये दोनों ग्राफ हमें बता रहे हैं कि एक प्रोसेस बिल्ड कैसे होता है। ग्राफ नंबर 3 प्लस ग्राफ नंबर 4 को हम जोड़ के देखें तो हमें पता चलता है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स विथ टाइम अकॉर्डिंग टू गुड एंड बैड हैबिट्स। मतलब कि ग्राफ 1 प्लस ग्राफ 2 हमें बता रहे हैं कि प्रोसेस बिल्ड कैसे होता है, और ग्राफ नंबर 3 और 4 हमें बता रहे हैं कि उस प्रोसेस से रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो जब हम चारों ग्राफ्स को जोड़कर देखते हैं तो वो होता है टोटल प्रोसेस। मतलब कि मेमोरी प्लस गुड हैबिट प्लस बैड हैबिट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स टू प्रेजेंट रिजल्ट। तो ये होता है कुल मिलाकर प्रोसेस का मतलब। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस इस ग्राफ के क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे यूपीएससी के टॉपर से, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से, लास्ट अटेम्प्ट वालों से और मिड अटेम्प्ट्स वालों से। तब आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी हर चीज़ के बारे में। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक ही लाइन कहनी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अगर आप यूपीएससी जैसी किसी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में पेशेंस की क्वालिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आते हैं आपके सामने। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।